हेलो दोस्तों, टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज के राजव्यवस्था खंड में आपका स्वागत है। अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर चलिए बढ़ाते हैं कदम आज के पहले प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न पटल पर आपके सामने है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इन कथनों के माध्यम से आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एनएचआरसी के सदस्य के रूप में कम से कम एक महिला को नियुक्त करने का प्रावधान करता है। दूसरा कथन है, एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र है। तीसरा कथन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को एनएचआरसी के सदस्यों में से एक पद से हटा दिया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, विकल्प के आधार पर आपको चयन करना है। तो दरअसल इसमें से सही विकल्प आपका है विकल्प सी, केवल दूसरा कथन आपका सही है। अब व्याख्या को देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और किसके तहत हुई थी? तो 1993 में जब इसको स्थापित किया गया तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसको स्थापित किया गया। ये एक वैधानिक निकाय है और देश में मानवाधिकारों की निगरानी का एक प्राधिकरण है। अर्थात कहीं भी मानवाधिकारों का हनन होगा तो उसके लिए इसकी देखरेख में उस मामले को सुलझाया जाएगा। ये अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में निहित हैं और इन्हें भारतीय अदालतों में चुनौती भी दी जा सकती है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में आया। इसमें कुछ प्रावधान किए गए और इन प्रावधानों के अनुसार आयोग की नई संरचना में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य फिलहाल शामिल हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, अतः कथन 2 आपका सही है। सदस्य की बात अगर करें तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 3 व्यक्ति। इन 3 सदस्यों में से एक महिला भी होनी चाहिए, इसलिए आपका पहला कथन गलत हो जाता है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों के साथ साथ दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा, अतः आपका कथन 3 भी सही नहीं है। इस लिहाज से विकल्प आपका सी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ के संबंध में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। इन पर आपको विचार करके सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, सतर्कता मामलों को देखने के लिए केंद्र सरकार में चयनित विभागों संगठनों में सीवीओ की नियुक्ति की जाती है। दूसरा कथन है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी संबंधित संगठनों और केंद्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तीसरा कथन है, सभी विभागों संगठनों में सीवीओ की नियुक्ति आयोग से पूर्व परामर्श के बाद की जाती है। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प आपका है विकल्प बी, अर्थात दूसरा और तीसरा कथन आपका इसमें से सही है। तो व्याख्या को देख लेते हैं। दरअसल सीवीसी किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। सीवीओ उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं जिन्हें सभी सतर्कता मामलों में विभाग या संगठन के प्रमुख की सहायता के लिए केंद्र सरकार के प्रत्येक विभाग या संगठन में नियुक्त किया जाता है। इसलिए आपका पहला कथन गलत हो जाता है। आगे अगर देखें तो सभी विभागों संगठनों में सीवीओ की नियुक्ति आयोग से पूर्व परामर्श के बाद की जाती है। एक बार जब कोई अधिकारी किसी संगठन में सीवीओ के रूप में काम कर लेता है तो वह पुनः उसी संगठन में सीवीओ के पद हेतु पात्र नहीं होता है। इसलिए आपका दूसरा कथन सही हो जाता है। आगे अगर बात करें तो मुख्य सतर्कता अधिकारी अर्थात सीवीओ की बात करें तो संबंधित संगठनों और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीआई के साथ के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का गठन करते हैं। इसलिए कथन 3 भी आपका सही है। आयोग में प्राप्त शिकायतों की गहन जांच की जाती है। जहां भी सतर्कता प्रकृति के विशिष्ट तथा सत्यापन योग्य आरोप देखे जाते हैं, शिकायतों को मापने की जांच या निगरानी करने
एवं शीघ्रता से आयोग को रिपोर्ट करने के लिए सीवीओ या सीबीआई को भेज दिया जाता है। इसलिए बी उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त है, दूसरे और तीसरे कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो आपके सामने कथन दिखाई दे रहे हैं, 3। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की। लोकपाल की जांच शाखा को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? विकल्पों के आधार पर आपको चयन करना है। तो दरअसल इसमें केवल पहले और दूसरे कथन ही आपके सही हैं। विकल्प ए इसका सही है। व्याख्या देख लेते हैं। लोकपाल देखिए स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की पहली संस्था है जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत उपरोक्त अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगते हैं तो उन आरोपों की जांच, उनकी निगरानी करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ARC 1966 से 1970 के नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर गौर करने हेतु केंद्रीय लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त पर 2 स्वतंत्र प्राधिकरणों की स्थापना की सिफारिश की गई, अतः आपका एक कथन सही है। वहीं अगर बात करें तो लोकपाल अधिनियम के तहत एक शिकायत एक लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध से संबंधित होनी चाहिए। ऐसी शिकायत कौन कर सकता है? इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जब कोई शिकायत प्राप्त होती है तो लोकपाल अपनी जांच शाखा या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है, या प्रथम दृष्टया मामला होने पर इसे सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी द्वारा जांच के लिए भेज सकता है। लोकपाल की जांच शाखा को सिविल कोर्ट की शक्तियां दी गई हैं, प्रदान की गई हैं, सिविल कोर्ट के बराबर ही शक्तियां इसको। इसलिए आपका दूसरा कथन भी आप देखिए बिल्कुल सही है। इसे अपनी प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी और 60 दिनों के भीतर लोकपाल को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी दोनों से टिप्पणियां भी मांगनी होंगी। अधिनियम के तहत परिभाषित प्रत्येक श्रेणी के लोक सेवक के लिए एक सक्षम प्राधिकारी होगा, अतः कथन 2 आपका सही है। लोकपाल किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध स्वतः कार्यवाही नहीं कर सकता। लोकपाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में शिकायतों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजेगा। CVC जो होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होगा, ये क्या करेगा तो A और B के अंतर्गत आने वाले अधिकारी, ये जो ग्रुप A और ग्रुप B के अधिकारी होंगे, इनके संबंध में लोकपाल को एक रिपोर्ट भेजेगा और समूह C और D के अधिकारियों के खिलाफ CVC अधिनियम के अनुसार कार्यवाही करेगा। अतः कथन 3 आपका सही नहीं है। इस लिहाज से अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प आपको दिखाई देगा, विकल्प इसमें A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसे 4% वोट मिलते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसे राज्य में 6% वोट मिलते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसे राज्य में 8% वोट मिलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दरअसल इसमें जो सही उत्तर है वो आपका बी विकल्प है। लोकसभा या विधानसभा में उसे राज्य में 6% वोट मिलते हैं। व्याख्या को देखते हैं। दरअसल एक राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता तभी दी जाती है जब वह कुछ शर्तों को पूरा करता है। क्या शर्तें हैं? तो विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट हासिल करता है और कम से कम 2 सीटें जीतता है। अर्थात 6% वोट भी विधानसभा में चाहिए और 2 सीटें भी चाहिए। साथ ही कम से कम 6% वैध वोट हासिल करता है और लोकसभा आम चुनाव में कम से कम 1 सीट जीतता है। अगर लोकसभा की बात हो रही है तो 6% आपको वैध मत तो होने ही चाहिए, साथ साथ आपको लोकसभा की 1 सीट होनी चाहिए। ये बात लोकसभा के लिए, ये बात विधानसभा के लिए की गई थी। विधानसभा आम चुनाव में कम से कम या तो 3% सीटें जीते। अगर विधानसभा का चुनाव है तो 3% या तो सीटें हों या कम से कम 3 सीटें हों, ये भी एक शर्त बताई गई है। इनमें से जो भी अधिक जीतता है वो मान्य होगा। लोकसभा आम चुनाव में किसी भी राज्य की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीतता है। किसी विधानसभा या लोकसभा आम चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम 8% सुरक्षित हो। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि मैंने आपको अभी व्याख्या के अंतर्गत बताया। अगला प्रश्न है, चुनावी विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में
न्यायाधिकरणों के से संबंधित प्रावधान नहीं थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए के तहत न्यायाधिकरण संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में कौन सा ये कौन से सही हैं? आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दरअसल इसमें आप देखें तो इसमें सही विकल्प केवल एक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। व्याख्या क्या है? तो दरअसल भारत के संविधान के भाग 14 में अगर आप देखेंगे 14 ए में अनुच्छेद 323 ए, 323 ए और अगर आप देखें 323 बी, तो इसमें न्यायाधिकरण से ये अनुच्छेद संबंधित है। अधिकरण संबंधी प्रावधान आपको मूल संविधान में नहीं दिखाई देंगे, मूल संविधान में ये प्रोविजन नहीं थे। इन्हें भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जब हुआ था तो उसके अंतर्गत इसमें 1976 में शामिल किया गया था, इसलिए कथन एक आपका सही है। जबकि अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है, 323 बी अन्य मामलों के लिए भी अधिकरणों से संबंधित है। केंद्र, राज्यों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना हेतु संसद को अनुच्छेद 323 ए के तहत अधिकृत किया गया है। अब संसद ऐसे न्यायाधिकरणों को क्षेत्राधिकार, शक्ति और अधिकार प्रदान करती है और उनके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है। अनुच्छेद 323 ए के अनुसरण में संसद ने 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 323 बी की अगर बात करें तो इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल कुछ मामलों में संबंधित विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए अधिकृत हैं। अब कौन कौन से मामले हैं? तो उसमें भूमि सुधार हो सकता है, विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात हो सकता है, खाद्य सामग्री से संबंधित मामला हो, कराधान, शहरी संपत्ति पर सीमा, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनाव हो, औद्योगिक और श्रम हो, किराया और किराएदारी अधिकार हो, ये सब मामले इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 323 ए और 323 बी तीन पहलुओं पर एक दूसरे से अलग है। 323 ए केवल लोक सेवाओं से संबंधित विषयों में अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करता है, जबकि 323 बी कुछ अन्य विषयों के संबंध में अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करता है। अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत केवल संसद द्वारा अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत शामिल अधिकरण संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा उनकी विधायी क्षमता के दायरे में शामिल विषयों के संबंध में स्थापित किए जा सकते हैं। इसलिए आपका दूसरा कथन देखिए गलत हो जा रहा है। अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत केंद्र के लिए और प्रत्येक राज्य के लिए या दो से अधिक राज्यों के केवल एक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है। यहाँ अधिकरणों के अगर हायरार्की की बात करें तो हायरार्की में देखेंगे, पदानुक्रम में देखेंगे तो इनकी कोई स्थिति नहीं बनती, जबकि अनुच्छेद 323 बी के अंतर्गत अधिकरणों के एक पदानुक्रम का सृजन किया जा सकता है। इसलिए आपका विकल्प ए सही है, केवल आपका पहला सेंटेंस सही है, दूसरा सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के परामर्श से ये संहिताएं बनाई हैं। दूसरा है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के दिन से लागू होता है। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दरअसल ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए आपका विकल्प सी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व या चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन, रेगुलेशन तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। अर्थात कुछ ऐसे नियम बनाए गए, उन नियमों का एक ग्रुप है जो कि चुनावों को निष्पक्षता पूर्वक संपन्न कराने के लिए बनाए गए हैं। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है। यह वैधानिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों से चुनावी घोषणा पत्रों,
भाषणों और जुलूसों की सामग्री से लेकर सामान्य आचरण आदि तक के मामलों में मानदंडों का पालन करने के लिए उम्मीद की जाती है। आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है। इसलिए कथन 2 भी आपका सही है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत की अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1960 में आपको 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आपको दिखाई देगा, जब राज्य प्रशासन के द्वारा, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की गई थी। इसलिए आपका कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है। इसलिए विकल्प के लिहाज से आप देखें तो आपका सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान की 10वीं अनुसूची संवैधानिक 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दूसरा कथन है, जब कोई पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ विलय करने का निर्णय लेती है तो कोई अयोग्यता नहीं होगी और इस तरह के निर्णय को उसके कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। तीसरा कथन है, दल बदल पर निर्णय लेने की शक्ति लोकसभा के पीठासीन अधिकारी और राज्यसभा के पदेन सभापति के पास होती है। चौथा कथन है, यदि सदस्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है, अर्थात गलत कथनों का आपको चुनाव करना है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा गलत कथन है। दरअसल विकल्पों के लिहाज से अगर आप देखें तो इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, अर्थात सारे के सारे कथन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दरअसल 1985 में 52वां संविधान संशोधन जब आया तो उसके माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में जोड़ा गया? तो 10वीं सूची में जोड़ा गया। इसलिए कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है यदि, अब क्या क्या स्थितियां हैं जब वो अयोग्य होगा? यदि वो स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। इसलिए 4 सही है, 4 भी कथन आपका सही है, यही बात कही गई है। उसकी अयोग्यता के लिए पूर्व शर्त के रूप में ऐसी घटना के 15 दिनों के भीतर उसकी पार्टी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान से मना नहीं किया जाना चाहिए। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो मुद्दे हैं, यदि कोई सदस्य पार्टी के किसी अन्य पार्टी में विलय के परिणाम स्वरूप अपनी पार्टी से बाहर चला जाता है, विलय तब होता है जब पार्टी के 2/3 सदस्य इस तरह के विलय के लिए सहमत हो जाते हैं। इसलिए कथन 2 सही है। इसके बाद यदि कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुने जाने के बाद स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या उस पद पर रहने के बाद फिर से उसमें शामिल हो जाता है, यह छूट पद की गरिमा और निष्पक्षता को देखते हुए प्रदान की गई है। तो दल बदल विरोधी कानून के संबंध में अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, वो दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय निचले सदन के अध्यक्ष और उच्च सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसलिए कथन 3 भी सही है। इस लिहाज से आप देखेंगे सारे विकल्प सही हैं, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इसलिए डी विकल्प आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 एग्जिट पोल के संचालन और उनके परिणामों के प्रसार पर रोक लगाती है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भी मतदान का अधिकार दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प है आपका बी। केवल दूसरा कथन इसमें सही है, पहला कथन आपका गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्त होने या समाप्त होने से 48 घंटे पहले किसी निर्वाचन क्षेत्र में टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण द्वारा किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। धारा 126 प्रिंट मीडिया, समाचार पोर्टल, सोशल मीडिया पर लागू नहीं है। आरपीए 1951 की धारा 126 ए जो है, उल्लिखित अवधि के दौरान एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों के प्रसार पर रोक लगाती है। इसलिए एक कथन आपका सही नहीं है, 126 नहीं बल्कि 126 ए। तो इस लिहाज से आपका पहला कथन गलत होता है, दूसरा सही होता है। विकल्प बी सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
सदन का एक मनोनीत सदस्य चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर सदन का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। दूसरा कथन है, सदन का एक स्वतंत्र सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है। अब आपको सही विकल्प का चयन करना है और बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो दरअसल ना तो आपका पहला ही कथन सही है और ना तो दूसरा ही कथन सही है। विकल्प आपका डी यहां पर होगा। कैसे? दल बदल परिवर्तन कानून 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। इसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया और सामान्यतः इस अधिनियम को दल बदल कानून कहा जाता है। दल बदल को निष्ठा या कर्तव्य का सचेत परित्याग के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। अधिनियम अयोग्यता के लिए कुछ आधार निर्धारित करता है। संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदलू माना जाता है यदि वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देता है या वोट पर पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अवज्ञा करता है। यानी पार्टी का जो भी निर्देश है उसको वो ना माने, यानी वे पार्टी व्हिप का उल्लंघन जो है उसको करेगा और उसमें किसी भी मुद्दे पर मतदान नहीं करता है। यदि स्वतंत्र सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नामांकित सदस्य जो किसी पार्टी के सदस्य नहीं थे वे 6 महीने के भीतर किसी पार्टी में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं, अन्यथा उन्हें एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में माना जाएगा। इसलिए कथन 1 और 2 सही नहीं है, ये कथन आपके गलत हो जाते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा और लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं। वर्ष 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस संबंध में अध्यक्ष यानी स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसलिए विकल्प डी ही यहां पर आपका सबसे उपयुक्त विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। अब यहां आपको बताना है कि कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। पहली है जयप्रकाश नारायण समिति, दूसरी है तारकुंडे समिति, तीसरी है इंद्रजीत गुप्ता समिति। अब आपको इन समितियों पर विचार करके बताना है कि क्या इनमें से कौन सी समिति जो है वो चुनाव से संबंध नहीं रखती है। तो दरअसल इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। दरअसल ये तीनों ही समितियां चुनाव से संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं तो देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण समिति की अगर बात करें तो ये 1974 में 1974 में अस्तित्व में आई थी और ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया का बदलना, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का चुनाव करना, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, टेलीविजन और रेडियो को एक स्वतंत्र निगम के अधीन रखा जाना चाहिए, ये सारी बातें, ये सारी सिफारिशें इस समिति में 1974 में की गई थी, इसलिए ये चुनाव से संबंधित है। दूसरा आपका तारकुंडे समिति जो कि 1975 में 1975 में अस्तित्व में आई। इसमें क्या है तो चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए, मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, टीवी और रेडियो को स्वायत्त वैधानिक निगमों के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए, ये बात इसके अंतर्गत की गई। साथ ही समिति ने यथासंभव अधिक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता परिषद के गठन की सिफारिश की जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मदद मिल सके। अतः कथन 2 भी आपका ये भी है चुनाव से संबंधित। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 की जहां तक बात है तो इसको देख लें। यह समिति चुनावों के राज्य वित्त पोषण से संबंधित है। राज्य का वित्त पोषण वस्तु के रूप में होना चाहिए, यानी पार्टियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए और साथ ही पार्टियों के वित्तीय बोझ का एक हिस्सा शुरू में राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ये बात इंद्रजीत गुप्ता समिति में कही गई। केवल चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुद्रण सामग्री और सुविधाओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समय, वाहन और ईंधन आदि के मामले में राज्य का समर्थन दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को अनिवार्य रूप से अपने वार्षिक खाते आयकर विभाग को जमा करने चाहिए जिसमें उनकी प्राप्तियां और व्यय शामिल हों, अन्यथा पार्टी या उम्मीदवार राज्य समर्थन छोड़ देते हैं। पार्टियों को चुनाव खर्च का पूरा हिसाब निर्वाचन आयोग को दे देना होगा। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी कंपनियों द्वारा दान देने पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन अन्य कंपनियां दान दे सकती हैं या नहीं इसका फैसला संसद को करना होगा। इसलिए ये
तीनों ही जो समितियां हैं इनका संबंध चुनाव सुधार से है, इस लिहाज से आपका विकल्प डी होगा। इनमें से कोई ऐसी समिति नहीं है जो चुनाव सुधार से संबंधित ना हो। आगे हम चलते हैं आज के अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होगी कि आप इसका सही और सटीक जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आपके लिए यह प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी प्रदान करता है। आरपीए 1950 राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। आरपीए 1950 लोकसभा और राज्यों की विधानसभा और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है। आपको दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कर सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में देना है। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।